सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12 के अंतर्गत जो समाजशास्त्र विषय है उसका चैप्टर नंबर 5 है, सामाजिक परिवर्तन, नियंत्रण एवं प्रक्रिया। इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को आपके और अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और आपके जो भी कमेंट्स है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तो बढ़ते आगे। प्रश्न संख्या 1 है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा एवं विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो हमें पहले परिभाषा लिखनी है, फिर विशेषता लिखनी है। देखो, आपके छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो अब इन बड़े क्वेश्चनों में से आपके छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए जो 6 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, तो इस तरह से पूछा जाएगा। अगर उससे छोटे क्वेश्चन बनते हैं तो मान लो इतना सा पूछा कि सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा लिखिए, तो आपको उतना ही लिखना है। या ये भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषता है, तो वो भी इसमें ही कवर हो रहा है। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन जो बड़ा वाला कई क्वेश्चनों को कवर करता है। तो बढ़ते आगे। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा है निम्नलिखित है। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अथवा समाज के ढांचों और प्रक्रियाओं से घटित होते हैं। यानी कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, जो समाज में जो परिवर्तन होता है, जो समाज का जो संगठन है ना, समाज का जो ढांचा है, उसके जो कार्य है, उसमें कुछ परिवर्तन हमें नजर आते हैं। जॉनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं अथवा सामाजिक संगठन के किसी भाग में घटित होने वाले हेर फेर या संशोधनों के लिए प्रयोग किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे कि सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी एवं स्वाभाविक है। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। जो सामाजिक परिवर्तन है उसका हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, अर्थात इनका संबंध किसी व्यक्ति, समूह, समिति, संस्था, जाति, प्रजाति इत्यादि से है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? एक जटिल तथ्य है। अगला है, सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक है। तो सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो असमान होती है और तुलनात्मक होती है। सामाजिक परिवर्तन के कारकों की व्याख्या कीजिए। अब सामाजिक परिवर्तन के कुछ कारक है, उसकी हमें व्याख्या करनी है। देखो, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक निम्नलिखित है। प्राकृतिक और भौगोलिक कारक। सामाजिक परिवर्तन में प्राकृतिक कारणों जैसे बाढ़, भूकंप, अकाल, सुनामी इत्यादि के कारण बहुत से परिवार बिखर जाते हैं। तो ये क्या है? प्राकृतिक और भौगोलिक कारक जानेंगे हम। ठीक है, प्राकृतिक और भौगोलिक कारक। तो प्राकृतिक और भौगोलिक कारक में क्या शामिल है कि इसके अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन में प्राकृतिक कारणों जो सामाजिक जो परिवर्तन होता है उसमें कुछ प्रकृति भी कुछ कारण होते हैं। जैसे कि अगर किसी स्थान पर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, अकाल या सुनामी आ गई आदि आ गए, तो बहुत से परिवार क्या होते हैं? बिखर जाते हैं। तो उस वजह से वहाँ पर क्या हो गया? कुछ सामाजिक परिवर्तन हो गए। उनको अन्यत्र पुनर्स्थापित किया जाता है। वहाँ उनके नए संबंध स्थापित होते हैं, नई संस्कृति की विकसित होती है। तो वो व्यक्ति वहाँ से अन्य कई जगह जाके रहने लगते हैं। तो वहाँ पर उन नए लोगों से संबंध स्थापित होते हैं, है ना, और उनके एक नई संस्कृति का जन्म होता है। संख्यात्मक कारक किसी देश की जनसंख्या का आकार, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, आयु समूह आदि में परिवर्तन के कारण उनकी सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन एवं अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जनसंख्या वृद्धि समाज में गरीबी, बेरोजगारी, संघर्ष व तनाव को जन्म देती है। इस कारण समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन होता है। अगला है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक समाज ढांचे व संगठन में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। इनका प्रभाव संपूर्ण सामाजिक जीवन पर देखा जा सकता है। अगला आर्थिक कारक जो है, आर्थिक कारक में क्या आ गया? जैसे कि नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भारत में संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है, तो ये आर्थिक कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जाति के बंधनों में शिथिलता आई, अंतर्जातीय विवाह, शिक्षा, स्त्री शिक्षा व रोजगार में वृद्धि हुई। इस कारण समाज की विभिन्न संस्थाओं में काफ़ी परिवर्तन हुआ। तो देखो, आर्थिक कारक के अंतर्गत जब हम नगरीकरण होने लगा, यानी लोग गांवों से आके नगरों में बसने लगे, औद्योगिकरण हुआ, नए नए उद्योगों का विकास हुआ, है ना। तो जो संयुक्त परिवार है वो पहले एक साथ रहते थे लोग, लेकिन अब वो कामकाज के कारण अलग अलग जगह जाके रहने लग गए, तो उनके परिवारों का कोई विघटन होने लग गया। जातिगत बंधन में शिथिलता आई, यानी पहले जातिगत बंधन थे लेकिन अब वो जातिगत बंधन कम होने लगे। अंतर्जातीय विवाह होने लगे, यानी एक जाति का जो है वो एक जाति दूसरी जाति में विवाह करने लगी। ठीक है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिला, रोजगार में वृद्धि हुई। तो इसी तरह से कई तरह के परिवर्तन हमारे आर्थिक कारण के कारण भी जो है समाज में आते हैं।
प्रौद्योगिकी कारक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करता है, उससे संबंधित ज्ञान को प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अब देखो प्रौद्योगिकी कारक में क्या आ गया कि जो मनुष्य है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करता है, उससे संबंधित जो भी ज्ञान लेता है। मान लो आप वॉशिंग मशीन का उपयोग कर रहे हो तो उससे संबंधित आप ज्ञान लोगे। आप एक कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हो तो उससे संबंधित आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, कैसे वो चलता है, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, है ना, हमें उसको कैसे चलाना है ना। तो ये सारा आप ज्ञान प्राप्त करते हो तो वो किस में आएगा, प्रौद्योगिकी से संबंधित आएगा। यानी जो भी मशीनरी है, जो भी उपकरण है, उसको उपयोग में लेने का जो भी ज्ञान है वो प्रौद्योगिकी में आता है। मार्क्स के अनुसार प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रौद्योगिकी कारकों से सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। इस प्रकार उक्त सभी कारक सामाजिक परिवर्तन को तो प्रभावित करते ही है, किंतु साथ साथ वे कारक एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं और यह परिवर्तन सभी समाजों में सभी कालों में पाया जाता है। अगला है सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक अभिकरणों का वर्णन कीजिए। देखो औपचारिक नियंत्रण निश्चित लिखित कानूनों द्वारा किया जाता है। इसमें राज्य व सरकार की शक्ति निहित होती है। इसका औपचारिक रूप से पालन करना असंभावी होता है और पालन न करने पर दंड का प्रावधान होता है। इसकी व्यवस्था राज्य कानून, पुलिस, न्यायालय एवं जेल द्वारा की जाती है। अगला सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का उदाहरण सहित समझाइए। देखो सहयोग क्या होता है, प्रतिस्पर्धा क्या है, संघर्ष क्या है, इसको उदाहरण सहित बताना है। अब यहाँ से एक प्रश्न ऐसे ही बनता है कि प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में अंतर बताइए। तो देखो या तो सहयोग प्रतिस्पर्धा में अंतर बताइए, या प्रतिस्पर्धा और सहयोग में अंतर बताइए, या सहयोग किसे कहते हैं, या प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं। तो एक ही प्रश्न से के उत्तर से कई तरह के प्रश्न बनते हैं। तो दोनों प्रश्नों को मैंने एक जगह डाला है क्योंकि दोनों प्रश्नों का आंसर सेम ही है और यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके बन रहे हैं जिनका आंसर सेम है। तो उत्तर देखते हैं। सामाजिक प्रक्रिया के लिए सामाजिक अंतरक्रिया का होना आवश्यक है। हम सामाजिक प्रक्रिया करते हैं तो हमारे आपस में सामाजिक अंतरक्रिया, लोगों के बीच में आपस में सहयोग की भावना, संबंध है, आपस में अंतरक्रिया होना जरूरी है। अतः जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से जिस प्रकार अंतरक्रिया करते हैं उसी प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया का जन्म होता है। ये प्रक्रियाएं विभिन्न रूपों जैसे कि सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि के रूप में पाई जाती है। तो जो हमारे आपस में लोगों के बीच में कुछ प्रतिक्रियाएं होती है वो किस रूप में होती है, या तो हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे या एक दूसरे में हमारे कंपटीशन होगा। प्रतिस्पर्धा यानी कि एक दूसरे में क्या होगा, कंपटीशन, या फिर एक दूसरे में क्या होगा, संघर्ष होगा। तो इस तरह के इस रूपों में वो जो है देखा जाता है। सहयोग, अब एक एक के बारे में हम जानेंगे कि सहयोग क्या है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साथ साथ कार्य करते हैं तो वह सहयोग कहलाता है। जैसे त्यौहार मनाना, भजन संध्या का आयोजन करना, कहीं घूमने जाना, बाढ़ व भूकंप पीड़ितों की सहायता करना आदि। अगला है प्रतिस्पर्धा। ये एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें विरोधी व्यवहारों के द्वारा किसी सीमित वस्तु या पद के प्रयोग या आधिपत्य के लिए प्रयास किया जाता है। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना, खेल कूद प्रतियोगिताएं, विभिन्न व्यावसायिक द्वारा अपनी वस्तु को दूसरे से बेहतर बनाकर बेचना आदि। तो ये क्या हो गई, प्रतिस्पर्धा हो गई कि खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो सभी एक से दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, है ना। किसी परीक्षा में प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो उसमें सब एक से दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। जो जैसे व्यवसायी है, कारोबारी है, वो भी क्या करते हैं, वो जो है अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं अन्य से। तो इसमें क्या बन के आई है, ये इसमें प्रतिस्पर्धा कहलाती है। अगला संघर्ष। ये भी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, यानी इसमें कोई सहयोग नहीं होता, असहयोग होता है, एक दूसरे में संघर्ष रहता है, जिसमें विभिन्न व्यक्ति या समूह अपने विरोधियों को हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। सामने वाले को धमकी देंगे और फिर वो और हिंसक प्रवृत्ति अपनाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे पूंजीपति व श्रमिकों में संघर्ष, काले व गोरे लोगों का प्रजातीय संघर्ष, जाति के आधार पर संघर्ष, धार्मिक संघर्ष आदि। अगला है प्रश्न संख्या 6। प्रतिस्पर्धा के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए कि प्रतिस्पर्धा कितने प्रकार की होती है। प्रतिस्पर्धा नहीं, कंपटीशन, वो कितने प्रकार की होती है। देखो इसमें 2 अलग अलग संस्कृति समूह अपने सांस्कृतिक विशेषताओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करते हैं, जिसके कारण उसमें प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। अलग अलग समूह अपने खान पान, रहन सहन आदि का प्रचार करते हैं। आर्थिक प्रतिस्पर्धा। अब आर्थिक प्रतिस्पर्धा में क्या आएगा कि वर्तमान भौतिकवादी युग में उत्पादन विवरण, उपभोग, विनिमय इत्यादि हेतु जो प्रतिस्पर्धा होती है उसे आर्थिक प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। वर्तमान बाजारू संस्कृति में एक दूसरे से लड़कर लाभ कमाने हेतु अलग अलग तरह के विज्ञापनों का सहारा लेकर अपने उत्पाद को उपयोगी बताकर लाभ कमाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो देखो आर्थिक प्रतिस्पर्धा में भी ऐसा होता है कि लोग जो है अपने अपने वस्तुओं का, अपने अपने सामान का, अपने अपने उद्योग का वो प्रचार प्रसार करते हैं, विज्ञापन देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। अगला पद व कार्य संबंधी प्रतिस्पर्धा। प्रत्येक व्यक्ति समाज में उच्च से उच्च पद प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति उच्च पद पर होगा उसका सम्मान भी उतना ही अधिक होता है। ऐसे पद प्राप्त करने हेतु व्यक्ति दूसरों के हितों का ध्यान नहीं रखता। तो ऐसे में क्या करता है, वो दूसरे के हित का ध्यान नहीं रखता, क्योंकि वो खुद का पद
प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। जितने केवल उच्च पद की प्राप्ति की ही उसका लक्ष्य होता है, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ उसको क्या चाहिए, उच्च लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए। ऐसे पदों की प्राप्ति तो व्यक्ति एक दूसरे को से प्रतिस्पर्धा भी करता है। अगला है प्रजाति प्रतिस्पर्धा। प्रजाति प्रतिस्पर्धा व्यक्ति के रंग, रूप, बनावट आदि के आधार पर की जाती है। प्रजाति के आधार पर समाज में आज भी स्त्रीकरण देखने को मिलता है। इस स्त्रीकरण में सफ़ेद चमड़ी वाले अपने आप को काली चमड़ी वालों से श्रेष्ठ मानते हैं और इसी आधार पर उसमें प्रतिस्पर्धा होती है। अगला है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। देखो, समाज में अधिक से अधिक लोगों को अपनी विचारधाराओं से जोड़ने के लिए एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल से प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास भी करते हैं और लोकतंत्र में इसी के माध्यम से सत्ता तक पहुंचने का प्रयास भी करते हैं। अगला है संघर्ष किसे कहते हैं। संघर्ष के स्वरूप एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है संघर्ष, यह भी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, ये इसका उत्तर है। ठीक है, ये भी क्या है, एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। हमने संघर्ष के बारे में पढ़ाई था। इसमें विभिन्न व्यक्तियों समूह अपने विरोधियों को हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे पूंजीपतियों व श्रमिकों में संघर्ष, काले व गोरे लोगों का प्रजातीय संघर्ष, जाति के आधार पर संघर्ष, धार्मिक संघर्ष। ठीक है, जैसे कि संघर्ष के स्वरूप क्या क्या है, जैसे व्यक्तिगत संघर्ष भी होता है, दो लोगों के बीच में आपस में संघर्ष हो गया। वर्ग एक समूह के अंदर संघर्ष होगा। तो व्यक्तिगत संघर्ष में क्या आएगा कि व्यक्तिगत जो संघर्ष है वो है कि जब संघर्षशील व्यक्तियों में आपस में घृणा होती है तथा वे अपने हितों के लिए अन्य व्यक्तियों को किसी भी स्तर तक हानि पहुंचाने के लिए तैयार रहता है, व्यक्तिगत संघर्ष कहलाता है। फिर है वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के हर युग में दो वर्ग रहे हैं जो आपस में संघर्ष करते रहे हैं। इनका संघर्ष उत्पादन के स्वामित्व के आधार पर होता है। वर्तमान में भी पूंजीपति व श्रमिक वर्ग में आपसी हितों की रक्षा हेतु संघर्ष करना पड़ता है। अगला है प्रजातीय संघर्ष। प्रजातीय संघर्ष में क्या होता है कि शारीरिक भेदभाव के कारण जब व्यक्तियों का वर्गीकरण होता है तो प्रजातीय संघर्ष कहलाता है। यह संघर्ष गुट समूह में होता है, जैसे काले व गोरों का संघर्ष। काले गोरों यानी काले व्यक्ति गोरे व्यक्तियों में संघर्ष होता है कि ये तो कालों का समूह है, तो इस तरह के संघर्ष चलते हैं। अगला राजनीतिक संघर्ष, जो कि अंतर्देशीय राजनीतिक संघर्ष होता है, एक देश के अंदर व्याप्त होता है। और एक होता है अंतर्देशीय यानी दो देशों के बीच में संघर्ष होता है और ये सिर्फ देशों के अंदर ही होता है। एक देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में संघर्ष होता है। जब एक ही देश में विविध राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति हेतु अपने विचारधाराओं का प्रचार प्रसार शक्ति आधार पर करते हैं। देखो, एक ही देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, वो अपने सत्ता को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विचारों को अपनाते हैं और शक्ति का आधार बनाते हैं तथा दूसरे दलों का विरोध करते हैं। उसे अंतर्देशीय राजनीतिक संघर्ष कहते हैं। अगला है अंतर्देशीय राजनीतिक संघर्ष। जब एक देश का अपने हितों की पूर्ति हेतु दूसरे देश के साथ संघर्ष होता है तो उसे अंतर्देशीय संघर्ष कहते हैं। यानी कि संघर्ष होगा क्यों, कोई ना कोई उनको लक्ष्य प्राप्त करना होगा, उसके कारण संघर्ष होता है। तो दो वर्गों के बीच में संघर्ष होता है, दो व्यक्तियों के बीच में भी संघर्ष होता है, है ना। इसी तरह बाज़ारों के बीच में भी आर्थिक स्तर पर भी संघर्ष होता है ना। आप देखते हो कि बाज़ार के अंदर ना दो दुकानदार हैं, वो एक जैसी वस्तु बेचे तो उनमें भी आपस में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा रहेगी। वो चाहेगा कि मैं मेरी वस्तु को अच्छा बता के बेचूँ, वो सामने वाले चाहेगा मैं मेरी वस्तु को अच्छा बताकर बेचूँ। तो ये आपस में क्या होगा, उनमें संघर्ष होता है। इसी प्रकार राजनीतिक दलों में संघर्ष होता है। तो एक तो देश के अंदर ही अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे की बुराई करते हैं या फिर अपने आप को अच्छा बताते हैं, अपने कार्यों को अच्छा बता के वो संघर्ष करते हैं। दो देशों के बीच में भी अपने हितों की पूर्ति के लिए वो भी संघर्ष करते हैं। तो इस तरह से ये संघर्ष होते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।